और अब झारखंड की खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार अपनी नीतियों से गैर बीजेपी शासित राज्यों को अस्थिर करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। एक तरफ सरकार रेलवे के लिए कुछ घोषणाएं करती है, वहीं दूसरी तरफ रेलवे के निजीकरण की भी बातें हो रही हैं। सीएम ने कहा कि देश में बन रही नीतियों को ध्यान से देखने की आवश्यकता है। तो सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार अपनी नीतियों से गैर बीजेपी शासित राज्यों को अस्थिर करने की साजिश कर रही है। समस्या जो केंद्र सरकार नए स्वरूप बनाने का चेष्टा कर रही है, उस स्वरूप को देखने के बाद प्रथम दृष्टया में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि मुझे लगता है कि उस नए विद्युतीकरण के स्वरूप से राज्य सरकार जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनको अस्थिर करने का एक षड्यंत्र के रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि अभी लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से देश में नीतियां बन रही हैं, करनी और कथनी में बिल्कुल अलग अलग स्पष्ट चेहरे सामने उभर के आ रहे हैं। इधर बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस आरोप को सिरे से खारिज किया है जिसमें गैर बीजेपी शासित राज्यों को अस्थिर करने का आरोप लगाया गया है। वो आपने बयान सुना भी। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि हेमंत सरकार अपने आप को क्यों असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टियों के बीच आपस में तालमेल सही नहीं है, लिहाजा सरकार असुरक्षित महसूस कर रही है और आरोप बीजेपी पर लगा रही है। सरकारें अपने आप को अस्थिर महसूस करते हैं, वो अपने कर्मों के कारण ही उनका ये हाल होता है। हेमंत सोरेन जी क्यों डर रहे हैं भाई? डरने की क्या जरूरत है? जनता ने आपको जनादेश दिया है, आप मुख्यमंत्री बने हैं, महागठबंधन की आपकी सरकार है, सरकार में तो तालमेल नहीं है। जब तालमेल नहीं है तो स्वाभाविक रूप से असहज महसूस करते होंगे, तो यह उनकी कमी है। भारतीय जनता पार्टी की इसमें कोई भूमिका नहीं है और न आगे होगी। वहीं जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस बयान को 100% सच बताते हुए कहा कि गैर बीजेपी शासित प्रदेशों से बीजेपी सौतेला व्यवहार करती है, जिससे इस कोरोना काल में झारखंड सरकार ने भी महसूस किया है। जेएमएम महासचिव ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण के दौर में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र से कई मुद्दों पर सहयोग मांगा, लेकिन केंद्र सरकार ने उतना सहयोग नहीं किया। गैर भाजपा शासित राज्य है, वहां किस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसको किसी न किसी तरह से परेशान करने का नियत सरकार का है और भारतीय जनता पार्टी का है। और हेमंत सोरेन के इन आरोपों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है और इस पूरे मामले पर न्यूज 18 को सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों असुरक्षित महसूस कर रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन। आखिर इस तरह का बयान देने की उन्हें जरूरत क्यों पड़ गई? सीएम हेमंत सोरेन को आखिर किससे डर है? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है? कौन कर रहा है सरकार को अस्थिर करने की साजिश, जिसका आरोप वो केंद्र सरकार पर लगाते हुए नजर आ रही है? तमाम सवाल हेमंत सोरेन के इस बयान के बाद उठ रहे हैं। न्यूज 18 झारखंड संपादक संतोष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। संतोष, जिस तरीके से हेमंत सोरेन एक राज्य के मुखिया इस तरह का बयान देते हैं तो मामला गंभीर हो जाता है कि आखिर ऐसे बयान देने की जरूरत क्यों आन पड़ी हेमंत सोरेन को? देखिए, हाल के दिनों में ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं जिन घटनाओं को लेकर इस बात की आशंका जताई जा रही है कि और उसी आशंका को उन्होंने जबान दे दिया है। क्योंकि हाल के दिनों की अगर आप बात करें तो सबसे पहले ये शुरू हुआ है 1 मई को, जब पहली ट्रेन चली थी। उस पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे को राजनीतिक फायदा लेने के लिए केंद्र की तरफ से अपनी बात कही जा रही थी, राज्य की तरफ से इस बात को कहा जा रहा था कि
राज्य सरकार ने आग्रह किया था केंद्र सरकार से, उसके बाद यहां से ट्रेनें चली थी। आप दूसरी घटना को जोड़ लीजिए, दूसरी घटना की राज्य में बिजली को लेकर बड़ी एक समस्या होने वाली थी। डीवीसी ने बिजली काटने की धमकी दे दी थी, जिसकी वजह से जो 7 जिले हैं लगभग रांची के उस पार के इलाके, जिधर धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, ये सारे जो इलाके हैं, इन जगहों पर लो शेडिंग 18 घंटे की होने लगी थी। आरोप डीवीसी के ऊपर लग रहा था कि डीवीसी केंद्र सरकार का पेशू है और उसके पास राज्य का जो बकाया है वो नहीं जाने की वजह से उसने बिजली की लो शेडिंग कर दी। तीसरा आरोप आप देख लें तो कोयले को लेकर हुआ। कोयला के निजीकरण को लेकर राज्य सरकार की जो आपत्तियां थी, जो सलाह थी, उस सलाह को केंद्र सरकार ने दरकिनार कर दिया, ऐसा राज्य सरकार का मानना है। तो इन सारे एक के बाद एक जो मतभेद हैं, मनभेद, वो मतभेद में बदलते चले गए और आखिरकार ये मुख्यमंत्री को ये बात कहनी पड़ी है। अब देखना होगा कि इस पर किस तरीके की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं होती हैं और क्या ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को किस तरीके से आगे सुलझाया जाता है ताकि जो संघीय ढांचा है वो भी बरकरार रहे, केंद्र और राज्य के बीच का जो संबंध है वो भी सौहार्दपूर्ण रहे, ताकि राज्य की जनता को इस पे सफर ना करना पड़े। जी बिल्कुल संतोष, लेकिन जब बीजेपी का वर्जन हम सुनते हैं, बीजेपी की बातें हम सुनते हैं, तो बीजेपी साफ साफ इस बात से इनकार करती है और ये कहती है कि हेमंत सोरेन डरे हुए हैं, खुद उनकी सरकार जो है वो स्थिर नहीं है, इसीलिए इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। देखिए, ये राजनीतिक बयानबाजी है और क्योंकि दोनों ही पार्टियां राजनीतिक दल हैं तो राजनीतिक बयानबाजी होगी, लेकिन ये मुद्दों की बात करें अगर, जिन मुद्दों के आधार पर केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को लेकर ये सवाल उठा है, ये सवाल काफी गंभीर हैं। इन सवाल को एड्रेस किया जाना चाहिए क्योंकि राजनीतिक अपनी जगह है, राजनीति होती रहेंगी, लेकिन जो मुद्दे उठे हैं इन मुद्दों का समाधान होना चाहिए। बिल्कुल, मुद्दों का समाधान होना चाहिए। धन्यवाद संतोष इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो जो मुद्दे सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से उठाए गए हैं, दरअसल कुछ घटनाक्रम बीते दिनों हुए जिसकी वजह से सीएम हेमंत सोरेन ने ये बातें कही हैं। अपनी जो चीजें उन्होंने महसूस की, जो दिक्कतें उनके सामने पेश आ रही हैं, चाहे वो कोरोना से संबंधित हो, चाहे वो डीवीसी से जुड़ा हुआ मामला हो, अब देखना होगा कि किस तरीके से इस मामले को सुलझाया जाता है। इधर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अनियमित लोड शेडिंग को लेकर डीवीसी को कड़ी चेतावनी भी दी है। रांची में उन्होंने कहा कि डीवीसी ने रवैया नहीं बदला तो कड़ा फैसला लेना होगा। उनकी कल केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह के साथ ऑनलाइन बैठक भी हुई। इस दौरान भी उन्होंने डीवीसी की मनमानी का मुद्दा उठाया। साथ ही बिजली संशोधन अधिनियम 2020 के प्रस्तावित ड्राफ्ट पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। ऊर्जा मंत्री के आश्वासन के बावजूद राज्य में बिजली काटे गए डीवीसी के द्वारा, ये हमने अवगत कराया है उनको और बिल्कुल स्पष्ट है, अगर इस तरीके के व्यवहार से अगर डीवीसी भविष्य में बाज नहीं आती तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी निश्चित रूप से इस विषय पर एक कड़ा निर्णय ले सकती है। वह कश्मीर के मालबाग में आतंकी हमले में शहीद हुए जवान कुलदीप उरांव का पार्थिव शरीर रांची पहुंच गया है। रांची के सेक्टर 2 स्थित सीआरपीएफ 133वीं बटालियन में साहिबगंज के सीआरपीएफ जवान को श्रद्धांजलि दी जा रही है। राज्यपाल ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। सुबह 7 बजे रांची से हेलीकॉप्टर से शहीद जवान कुलदीप उरांव के पार्थिव शरीर को साहिबगंज भेजा जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान कुलदीप उरांव का पार्थिव शरीर आज सुबह साहिबगंज पहुंचा। उनके पार्थिव शरीर का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। पार्थिव शरीर के पैतृक गांव पहुंचने के बाद उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंचे। इससे पहले उनके शरीर को श्रीनगर से रांची एयरपोर्ट लाया गया, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। झारखंड प्रदेश बीजेपी की नई कार्य समिति का गठन किया गया है। इसमें विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की नहीं चली है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की कई करीबियों को जगह दी गई है। साथ ही संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का बोलबाला रहा।
नई कार्य समिति में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 8 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, अपर्णा सेन गुप्ता और राज पलिवार को उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि समीर उरांव, इत्ते साहू को महामंत्री बनाया गया है। और झारखंड प्रदेश बीजेपी की नई टीम को पूर्व सीएम रघुवर दास ने शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में पार्टी को मजबूती मिलेगी, साथ ही पार्टी नई ऊंचाइयां छुएगी। हम आपको बता दें, इस टीम में रघुवर दास के करीबियों को जगह दी गई है। और नई टीम के ऐलान के बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश से खास बातचीत की रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। झारखंड बीजेपी की नई टीम की घोषणा हो चुकी है और न्यूज 18 पर सबसे पहले प्रदेश कप्तान दीपक प्रकाश जी हमारे साथ हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे। दीपक जी, नई टीम की घोषणा हो चुकी है, खुद आप कैसा महसूस कर रहे हैं अपनी टीम को देखकर? देखिए, प्रदेश पदाधिकारी एवं जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई है। एक संतुलित, अच्छा और सर्वस्पर्शी समाज के सभी लोगों का उसमें हिस्सेदारी, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र से झारखंड की रचना है, उसमें सभी स्थानों से उसमें प्रतिनिधित्व है, जोश और होश का मिश्रण है। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये टीम बहुत ही अच्छी टीम है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। विपक्ष की जो भूमिका है, जिसमें हम कह सकते हैं कि झारखंड सरकार के गलत कामों का नकेल कसने के लिए जो हम लोगों ने तैयारी की है, वो इसका परिणाम साबित होगा, बहुत अच्छा साबित होगा कि ये टीम आगे बढ़कर काम करेगी। लेकिन एक बात ये भी सामने आ रही है कि बाबूलाल जी के खेमे को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है लिस्ट में, ऐसा क्या? देखिए, बाबूलाल जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और उनकी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी और बाबूलाल जी की पुरानी पार्टी दोनों एक हो चुकी है। सब लोग मिलकर के, एक साथ मिलकर के बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, और हम कह सकते हैं कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ाएंगे और सरकार के गलत नीतियों पर नकेल कसने का हम सब काम करेंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ संजय सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और अब खबर भोलेनाथ के भक्तों के लिए। जी हां, देश विदेश के श्रद्धालु 6 जुलाई से देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम के ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। झारखंड सरकार के ऑफिशियल टीवी चैनल झारगॉव.tv के अलावा देवघर जिला प्रशासन के सोशल मीडिया पेज पर भी सुबह और शाम की आरती और पूजा का ऑनलाइन प्रसारण होगा। दरअसल इस बार श्रावणी मेला रद्द कर दिया गया है। ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर दर्शकों को बाबा के वर्चुअल दर्शन कराने की व्यवस्था की जा रही है। कहाँ घूम रहे हो तुम? से वो लाइव सुबह और शाम का दर्शन लोग देख पाएंगे झार.gov पे। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट है हमारे ज़िले का, उस पर भी हम लोग उसका लिंक देंगे, और संभवतः रविवार को हम लोग इसके सभी को सूचना देंगे कि किस किस प्रकार वो ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का सोशल मीडिया पेज है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिशियल वेबसाइट है, और जो हमारा फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज है, उस पर भी हम लोग ऑनलाइन और लाइव दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर की मरम्मती का काम शुरू कर दिया गया है। 28 लाख की लागत से कराए जा रहे मरम्मतीकरण में 22 मंदिरों की टूटी फर्श, संस्कार मंडप के स्पाइरल और मंदिर की बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त कराया जा रहा है। डीसी नैन्सी सहाय के मुताबिक मंदिर में जो भी कमियां होंगी उसको पूरी तरह से ठीक कर लिया जाएगा। कामों पर कार्य शुरू भी हो गया है। करीबन 28 लाख के एस्टीमेट से हम लोगों ने कार्य शुरू कराया है। सर्वप्रथम हम लोग जितने भी 2200 मंदिर जो हैं उनका जो फ्लोर है उसकी बहुत सारे बीच में टूट गए थे, और उसकी सभी की फ्लोर फिलिंग और उसको ग्रेनाइट और कलर्ड मार्बल से हम लोग भरवा रहे हैं उसी रंग के, ताकि वो जो टूटे हुए फर्श थे पहले उनकी मरम्मती हो जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ओडिशा से चतरा के रास्ते बिहार भेजा जा रहा 50 लाख का अवैध गांजा जब्त किया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान NH 99 पर पुलिस ने गांजे के साथ एक तस्कर को पकड़ लिया। डीएसपी वरुण देवगम के मुताबिक गिरफ्तार तस्कर बिहार के आरा का रहने वाला है, जबकि दूसरा तस्कर वहां से भाग निकला। उसकी सरगर्मी से तलाश चल रही है।
वशिष्ठ नगर थाना अंतर्गत हमने चेकिंग लगवाया। चेकिंग के दौरान एक गाड़ी 407 नारंगी रंग का, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर UP 50PT 5928 और साथ में उस गाड़ी से बरामद सामान में 700 किलोग्राम गांजा, एक मोबाइल फ़ोन और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। साथ में एक और आदमी उसमें ड्राइवर भी सवार था, जो पुलिस पार्टी को देखकर अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए वो भाग गया है। जोहार झारखंड में खबरें अभी और भी हैं, फौरन लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। जोहार झारखंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर घाटशिला से। घाटशिला के सबसे बीहड़ और पहाड़ी गांव मृगीटांड में मलेरिया के प्रकोप की खबर आने के बाद अनुमंडल और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के होश उड़ गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो व्यवस्था की गई वो काबिले तारीफ है। क्या है वो व्यवस्था, आप भी देखिए। अब तक आपने कई मेडिकल कैंप देखे होंगे, लेकिन हम आपको एक अनोखा मेडिकल कैंप दिखा रहे हैं, जो बैलगाड़ी और खाट पर है, चलता फिरता अस्पताल। घाटशिला के सबसे बीहड़ इलाके में लगे इस मेडिकल कैंप में ग्रामीणों के ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं और मलेरिया की जांच की जा रही है। अब तक मलेरिया जांच में 12 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है। करीब लगभग 7 किलोमीटर यहाँ आना पड़ता है और यहाँ का भौगोलिक जो स्थिति बता रहा है, यहाँ पर सुख सुविधा आज तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है और हम लोग का हर दिन प्रयास कर रहा है कि यहाँ का जो सुख सुविधा स्वास्थ्य हो या जो PDS दुकान हो, शिक्षा से हो, हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन भौगोलिक ऐसा स्थिति में है, बहुत जल्द नहीं किया जा सकता है। बुखार का बहुत समस्या हो रहा है, हम लोग यहाँ तो सामने तो नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है और टावर भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो हॉस्पिटल है किशोरपुर में, हम लोग रात में कैसे जाएंगे? अब वो सेविका भी नहीं आते हैं यहाँ, कब देखने के पूछने के भी नहीं आते हैं क्या क्या समस्या हमारा गाँव पे। इस गांव में जब कोई बीमार होता है तो नीम हकीम के हवाले इलाज होती है। विकास से कोसों दूर इस गांव के हालत देख अधिकारी भी अचंभित हैं और इस गांव में अब आंगनबाड़ी और PDS की शुरुआत के रास्ते तलाशने लगे हैं। क्योंकि ये हमारा गांव है, चारों तरफ सुदूर पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ है। एक तरह से कहें तो ये हमारा घाटशिला का एक कटा हुआ गाँव है। तो स्पेशल आज हम लोग यहाँ कैंप कर रहे हैं और जितना है घर घर में जाकर के मैंने प्रत्येक व्यक्ति का आज मलेरिया जांच हम लोग करवा रहे हैं। मृगीटांड गांव घाटशिला प्रखंड से कटा हुआ है, जो 7 किलोमीटर जंगल के पहाड़ी रास्ते से गुजरकर पहाड़ की चोटी पर बसा है। पहाड़ी गांव होने के कारण लोगों को राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र जैसी सुविधा नहीं मिल पाती है। अब जब अधिकारियों ने इस गांव की बदहाली देख इसके विकास की पहल शुरू कर दी है, तो वो दिन भी दूर नहीं जब इस गांव का भी जीर्णोद्धार हो। न्यूज 18 के लिए घाटशिला से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ जोहार झारखंड में इतना ही। आगे देखिए गांव शहर 100 खबर।